आगे आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कुंजन आचार्य जी को, जो कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है इन सभी बातों पर आप अपने विचार रखें। ओम शांति। आमतौर पर भोजन के बाद के सत्र थोड़े मुश्किल होते हैं और थोड़े विलंब से भी शुरू होते हैं, लेकिन इस गरिष्ठ सत्र में हम कई वरिष्ठ लोगों का सानिध्य प्राप्त करेंगे। मंच पर विराजित विद्वज्जनों और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, आज तक मीडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक मेरे बड़े भाई ध्रुव ज्योति पति जी को मैं प्रणाम करता हूं। सदन में मौजूद देश भर से आए मीडिया कर्मियों का भी अभिनंदन करता हूं। ये ब्रह्म कुमारी इस परिसर में आने का मेरा करीब 15वां अवसर है और मैं आमतौर पर ये देखता हूं कि स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स जो होती हैं, जो आध्यात्मिक संस्थाएं होती हैं, उनमें मीडिया के ऐसे आयोजन बहुत कम मिलते हैं। मैं इसके लिए ब्रह्म कुमारी परिवार का अभिनंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं कि वे देश में विदेश में मौजूद वे तमाम आध्यात्मिक पत्रकार या आध्यात्मिक मीडिया कर्मी किसी भी रूप में पत्रकारिता से जुड़े लोगों को यहाँ बुलाकर आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं। ये बहुत सुखद और अभिनंदन का विषय है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी समस्या और संभावनाओं को लेकर तय किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी हम लोग चर्चा पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। दिनों का अर्थ कुछ ऐसे समय से जब से इंटरनेट की प्रगति हुई है, इंटरनेट पे बहुत अद्भुत किस्म का जो तकनीकी परिवर्तन हुआ है, उसके बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब लोगों के बीच में घर कर गया है। पत्रकारिता का पुराना दौर जब याद करते हैं, जो पुराने लोग पत्रकारिता के हैं जानते हैं, हम किस तरह से ट्रेडल पर एक एक शब्द चुनकर लिखा करते थे, उनके फर्मे बनाया करते थे, फोटो के फ्रेम बनाया करते थे। लेकिन पुराने दौर से जब नए दौर में आते हैं तो चीज़ें बदल जाती है। आज टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट का ज़माना आ गया है। आप कुछ भी कहिए और वो टेक्स्ट में रूपांतरित हो जाएगा। एक दौर ऐसा भी था जब रिपोर्टर्स बैठे हुए रिपोर्टिंग करके खबरों को लिखा करते थे। अभी आज का तकनीकी दौर एआई का है। मैं बोल रहा हूं और आपके स्क्रीन पे इसको टाइप हुए देख सकते हैं आप। ये तकनीकी प्रगति का दौर है। मुद्रण की बात जहां तक टाइप की होती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कुछ बदलाव आए हैं या बदलाव आ रहे हैं, वे इसी का सूचक है कि अब छोटी छोटी बाइट्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने टेलीविज़न का एक लंबा दौर देखा है। जब किसी बड़े अधिकारी की, मंत्री की बाइट नहीं मिलती थी तो खबर को स्टैब्लिश करने में मुश्किल होती थी और टेलीविज़न में ड्राई खबर चलाने का चलन नहीं होता था। ऐसे में बहुत मुश्किल होती थी किसी की बाइट जुटाना। लेकिन आज के दौर में बाइट जुटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक स्क्रिप्ट रखिए और रखिए कि ये कुंजन आचार्य का फोटो है, हमें इसकी बाइट चाहिए। वो आपको एक बाइट रूपांतरित करके मेरी आवाज़ में आपको दे देगा। कितनी अद्भुत प्रगति है। और आप लोग उसको तय भी नहीं कर पाएंगे कि ये ओरिजिनल बाइट है या एआई जनरेटेड बाइट है। हम ऐसे तकनीकी परिवर्तन के दौर में जी रहे हैं जहां हमारे आंखों, नाक, कान, हाथों को ये विश्वास नहीं होता है कि ये तकनीक से बना है या ओरिजिनल है। अब जब एआई की बात होती है तो चैट जीपीटी की बात भी होती है, जेमिनाई की बात भी होती है, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट की बात भी होती है, सबसे महत्वपूर्ण एक्स ग्रोक की बात भी होगी। कितने लोग ये ग्रोक का इस्तेमाल करते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। संख्या कम है, बहुत बढ़िया। देखिए, इसलिए मैंने जिक्र किया है क्योंकि तेजी से बदलते एआई के दौर में बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो हमारी हर चीज को पलक झपकते ठीक करने और उसे महत्वपूर्ण तरीके से प्रदर्शित करने के लिए हाजिर हैं। चाइना का डीप सेक और मेटा का लिमा 3, आपके व्हाट्सएप के सबसे नीचे एक नीला गोला बना हुआ है लिमा 3 का, जिसका इस्तेमाल कम लोग करते हैं।
कई लोग पूछते भी हैं, भाई साहब ये नीचे क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए है, हमारे मस्तिष्क की जो क्षमता है, उस क्षमता का 15 से 20% हम पूरे जीवन काल में इस्तेमाल कर पाते हैं। वैसा ही तकनीक की जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि बड़े बड़े मोबाइल, बड़े बड़े इक्विपमेंट हमारे पास होने के बावजूद हम उसका इस्तेमाल पूरा नहीं जानते हैं, नहीं कर पाते हैं। तकनीक के साथ चलना आज के दौर की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है। एआई की बात होती है, आमतौर पर हम सोचते हैं ये होता क्या है? क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोई ऐसी बुद्धिमत्ता का दौर है जिसमें कोई नई चीज चिप लगा दी गई है, या बुद्धिमत्ता का रूपांतरण किसी और रूप में कर दिया गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मशीन सिर्फ मशीन है, वो सोचती नहीं है। वो कभी भी ये नहीं बताएगी आपको कि उसने सृजन क्या किया है, वो सिर्फ आपका पैटर्न फॉलो करती है। एआई क्या है आप समझिएगा। अगर आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हाथ धोते हैं, हाथ धोने के बाद सौंफ खाते हैं, ये आपका रोज का एक पैटर्न है, चाहे लंच करें चाहे डिनर करें। मशीन ऐसा ही करती है। उसने अगर भोजन की कार्य प्रणाली को फॉलो किया है तो उसे पता है आदमी भोजन करने के बाद हाथ धोएगा। एआई उसी टूल्स को फॉलो करता है, उसी पैटर्न को फॉलो करता है। तमाम तरह की दुनिया भर के जितने पैटर्न इंटरनेट के महासमुद्र में सेव है, वो सारे पैटर्न सर्च करके, रिसर्च करके आपके सवालों का जवाब देता है। अगर आप पूछते हैं कि ग्रोक मुझे एक प्रेम कविता लिखनी है और मुझे एक प्रेम कविता अपने मित्र को देनी है, तो क्या मुझे लिख सकते हैं? बरसात हो रही है और एक प्रेम कविता लिखनी है। वो 2 मिनट में आपको, 2 मिनट तो ज़्यादा है, वो 30 सेकंड में आपको एक प्रेम कविता लिख के देगा, क्योंकि उसे पता है प्रेम कविता के पैटर्न क्या है। वो एक नई चीज़ क्रिएट कर देगा। ये डाटा पैटर्न कहलाता है, जिसे रुझान भी कहा जाता है। अभी क्या रुझान चल रहे हैं, उस रुझान को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ता है। लेकिन एआई गलतियां भी करता है। अगर आप उसे पूछें, आप बताइए कि भारत की राजधानी के भीतर ऐसी कोई जगह है जहां पर सबसे सस्ता पराठा कहाँ मिलता है, वो आपको बताएगा। और आप अगर उसको गलत साबित करें कि नहीं आपने गलत सूचना दी है, मेरी सूचना में ये जगह बहुत सही है, वो तत्काल क्षमा भी मांग लेगा। वो कहेगा ठीक है, मैं इसको स्वीकार करता हूं और मैं अपने डाटा को अपडेट भी कर देता हूं। वो सीखता भी है, वो आपकी बात से ही सीख रहा है, गलतियां भी करता है और सीखता भी है। इंटरनेट पर जब जब क्रांति हुई, तब तब एआई और मजबूत होता चला गया। 5G का जमाना जब आया, अब तो हम और आगे बढ़ने वाले हैं अलग जनरेशन में। ये एक असिस्टेंस है। आप देखेंगे तकनीकी तौर पर एआई को असिस्टेंस सबका इस्तेमाल किया जाता है। 1 दशक पहले हमारे घरों में एलेक्सा आई थी। हम कहते थे एलेक्सा प्ले म्यूजिक, एलेक्सा म्यूजिक प्ले करती थी। लेकिन आपके हर मोबाइल में अभी एक एलेक्सा अलग अलग नामों से मौजूद है। जैसे मेरे फ़ोन में सीरी है, आपके फ़ोन में अलग अलग नाम से होगी। अगर मैं कहूँ सीरी ये फ़ोन लगा के दीजिए, वो फ़ोन लगा के देगी। लेकिन अगर आप सीरी से कोई सवाल पूछेंगे, सीरी आज मेरा मन थोड़ा उद्विग्न है, मैं क्या करूं, वो आपको सुझाव भी देगी। उसे पता है मैं किस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं या मेरा मूड क्यों ऑफ है। लेकिन ये जो एआई फॉलो करता है, ये एल्गोरिदम को फॉलो करता है। आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। मशीन को सब पता है कि पिछले 24 घंटे में आपने क्या क्या सोचा, क्या क्या किया, आपने क्या क्या सर्च किया। उसी एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए एआई अपनी बात को आगे बढ़ाता है। ब्रह्मा कुमारी इसके परिसर में हूं मैं मानता हूं मशीन का एल्गोरिदम तो हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। क्या आपने कभी अपने मन के एल्गोरिदम को खोजने और देखने की कोशिश की है? हमारा मन क्या चाहता है? कभी कभी हम बहुत दुखी, पीड़ित, परेशान सी बातें करते हैं तो वैसी स्थितियां हमारे सामने आना शुरू हो जाती है। लेकिन हम प्रसन्न होते हैं, खुशी की बातें करते हैं तो खुशी वाली बातें आना भी हमारे पास शुरू हो जाती है। ये मन का एल्गोरिदम है जो ब्रह्मा कुमारी इसके राजयोग में सिखाया जाता है, मेडिटेशन में सिखाया जाता है, भट्टी में सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस एआई के साथ में मन के एल्गोरिदम को फॉलो करने की भी बहुत ज़रूरत है। एआई के ज़माने में मैंने अभी पुरानी पत्रकारिता की बात की, लेकिन भविष्य की पत्रकारिता कैसी होगी, क्या आपने कभी कल्पना की है? क्या ये कलम कागज सब छूट नहीं जाने वाले हैं? क्या हम एआई के दौर में ये पहचान करना मुश्किल हो जाएगा असली एंकर कौन सा है और मशीन वाला एंकर कौन सा है? वो दौर भी आ ही गया है। अगर प्रिंट मीडिया में हम लोग काम कर रहे हैं तो मैंने जैसा कहा कि आपको वॉइस टाइपिंग की सुविधा मिलती है, लेकिन इससे ज़्यादा भी आपको खबर की हेडिंग लगा के देगा, वो खबर को एडिट करके देगा। मैं आपको एक बात जिक्र करता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो परेशान होते हैं खबर लिखने के लिए। अरे भाई कार्यक्रम खत्म हो गया, खबर लिखना है। आप एक बात तय कीजिए, अगर आपको लगता है कि आज की इस कार्यक्रम के समारोह में 10 वक्ता हैं, आप 10 वक्ता के नाम सीधे से दर्ज कीजिए।
इसके विषय को दर्ज कीजिए कि आज का डायलॉग सेशन किस नाम से हो रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है। सिर्फ ये लिखिए और नीचे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दीजिए, मुझे एक खबर विस्तार से बना कर दीजिए। वो ब्रह्म कुमारी इसका डाटा को इकट्ठा करेगा, पैटर्न को देखेगा, अब तक क्या कार्यक्रम हुए हैं, यहाँ मीडिया सम्मेलन कौन कौन हुए हैं, कुंजन आचार्य ने कितने भाषण दिए हैं, दिव्य ज्योति पति जी ने कितने भाषण दिए हैं। वो भाषण बताने की जरूरत भी नहीं, वो सारे भाषण का एक डाटा कलेक्ट करेगा और आपको एक बड़ी 5 कॉलम की खबर बना के दे देगा 30 सेकंड में। समय बीत गया जब पत्रकार बाहर बैठ के खबरें लिखा करते थे, घंटों खबर लिखकर सबमिट करने की प्रतीक्षा किया करते थे। अब ये का दौर है जब पत्रकार के हाथों से खबर भी छीनी जा रही है। मुझे लगता है आने वाला दौर पत्रकारों के लिए और मुश्किल होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसा मैंने आपको बताया AI बाइट का दौर है, AI वीडियो भी बन जाते हैं। आपके पास वीडियो नहीं है, टेलीविजन के लोग जानते हैं कि खबरों को स्टेब्लिश करने के लिए वीडियो की जरूरत होती है, स्टेब्लिशमेंट विजुअल की जरूरत होती है। अगर मुझे विजुअल नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दीजिए, कहिए मुझे ब्रह्म कुमारी के हॉल के बाहर एक ऐसा विजुअल बना के दीजिए, इसमें थोड़ी बरसात हो रही हो, कुछ लोग इकट्ठा हो और मीडिया सम्मेलन की शुरुआत होने वाली हो। 35 सेकंड से 40 सेकंड में आपको वीडियो मिलेगा जिसको आप खबर के साथ स्टेब्लिश कर सकते हैं। खबरें एडिट भी कर देता है, खबर चला भी देता है, खबर लिख भी देता है। और तो और अब एंकर की जरूरत भी नहीं है, स्टूडियो वीरान हो गए हैं, सारी चीजें वर्चुअल और बाहर निकल के आ गई है। आज तक पे शाम को आप खबर देखते हैं, एक एंकर आती है 8 बजे के शो में जिसका नाम है सना, देखा आपने? सना AI एंकर है, इसका दूसरा नाम अभी दिया गया है एक एंकर के साथ में 2.0। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ओरिजिनल एंकर और नकली एंकर में क्या फर्क है। वो सवाल भी करती है। अगर नकली एंकर को इकट्ठा कर दें 3-4 एंकर्स को और पूछें कि ये सामने 4 सेलिब्रिटी बैठे हैं टेलीविजन के, फिल्म के, इनसे सवाल करना है, तो वो पैटर्न फॉलो करेगी। शाहरुख खान बैठा है तो उससे क्या सवाल करना है, अक्षय कुमार बैठा है तो उससे क्या सवाल करना है, किसका किससे विवाद चल रहा है, कौन किस कारण सुर्खियों में है। AI एंकर तमाम चीजें फॉलो करके सवाल भी इकट्ठा करेगा, सवाल पूछेगा भी, और आपको लगेगा कि वाकई ये तो असली एंकर से भी ज्यादा इफेक्टिव है। उसके मेकअप की जरूरत भी नहीं है, इसको खिलाने पिलाने की जरूरत भी नहीं है, इसको वेतन देने की जरूरत भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मीडिया हाउसेज आगे AI एंकर्स पे काम कर रहे हैं। हम आप जैसे एंकर्स को आगे भविष्य में अपनी नौकरी बचाने के लिए भी संकट करना होगा, सोचना होगा। पत्रकारों के नए नाम हो गए। पहले हम लोग कहा करते थे कि ये टीवी के जर्नलिस्ट हैं, टीवी जर्नलिस्ट, ये फोटो जर्नलिस्ट हैं, ये प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं। नए दौर की पत्रकारिता में पत्रकारों के शब्द भी बदल गए हैं। नए नाम कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट राइजर्स, राइजिंग क्रिएटर्स। देखिए कितने नए नए नाम आ गए हैं, इसमें पत्रकार तो कहीं भी नहीं है। हर चीज बदलती जा रही है AI के दौर में। और एक जो चीज छुटी हुई थी वो भी अब आ गई है, AI फिल्म। किसी कलाकार की जरूरत नहीं है, आप स्क्रिप्ट लिखिए, स्क्रीन प्ले तैयार कर दीजिए और डाल दीजिए और कहिए मुझे एक ऐसी फिल्म चाहिए देशभक्ति की जिसमें इन विषयों को छूते हुए मुझे 4 कलाकारों का एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हुए एक फिल्म चाहिए। आपको फिल्म मिल जाएगी। और अभी AI से बनी हुई पहली फिल्म रिलीज होने जा रही है। हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय AI नहीं है, हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है क्या भविष्य की पत्रकारिता, भविष्य का सिनेमा, भविष्य का लेखन, भविष्य का सृजन किस दिशा में जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चिंतन इसलिए है, हो सकता है आज हम यहाँ बैठकर सशरीर सुन रहे हैं, कल को AI ऑडियंस मिल जाएगी, आपको AI वक्ता मिल जाएंगे, आपको कहीं इस रूप में सार्वजनिक तौर पर इस तरह के आयोजन करने की जरूरत न पड़े। AI से जो खतरे हैं उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पिछले चुनाव में अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछले चुनावों के दौरान ऐसे कई राजनेता जीवित हो गए थे जिनका देहावसान हुए बरस हो गए। वो अपने नए दौर के मुद्दों के साथ में वर्चुअल सभाएं कर रहे हैं, वही बॉडी लैंग्वेज है, वही भाषा है, लेकिन मुद्दे बदल गए हैं। AI एंकर लाइव सभाएं कर रहे हैं। तो देखिए भविष्य में जो चीजें बदलने वाली हैं उन सब को हमें समझना देखना भी होगा। एक और चीज, एक विज्ञापन में देख रहा था जिसमें एक व्यक्ति किसी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए कह रहा था आप मेरा काम कब करेंगे, और वो कहता है कि यहाँ कोई कैमरा लगा है जो तू मुझे धमकी दे रहा है, काम कब करोगे। उसने कहा अगर आप मुझे ये काम समय पे नहीं करके देंगे तो सब लोग देख लेंगे क्योंकि पूरी दुनिया लाइव देख रही है। उसने कहा यहाँ तो कोई कैमरा लगा हुआ नहीं है और न मैं तुम्हारे हाथों में या कपड़ों में कोई कैमरा देख पा रहा हूँ। उसने कहा मैं गूगल ग्लास का इस्तेमाल करता हूँ, स्मार्ट ग्लास। कितने लोगों ने सुना है स्मार्ट ग्लास?
ये नए दौर का है, शायद किसी ने नहीं सुना है। स्मार्ट ग्लास आ गए हैं, थोड़ी मोटी फ्रेम के हैं, 2 कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, 2 स्पीकर्स हैं यहाँ पर। आपको कॉल सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, कॉल यहीं से सुन सकते हैं, यहीं से कॉल कर सकते हैं। फिल्म अगर देखना है, वीडियो देखना है तो 3D की इमेज में थोड़ा दूर करके देख सकते हैं। यहाँ कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड कर सकते हैं कुछ भी। कितना ज़बरदस्त बदलाव आया है। सिर्फ 25,000 का एक मेटा ग्लास है, आप इसको लेकर एक अपनी नई दुनिया लिख सकते हैं, नई दुनिया रच सकते हैं। क्योंकि तकनीक के साथ कदमताल करना पत्रकारों का दायित्व है, ज़रूरत भी है। हम जिस यूनिवर्स में जी रहे हैं उस यूनिवर्स के पैरेलल एक नया यूनिवर्स है जिसका नाम है मेटावर्स। सुना है किसी ने? ये मेटावर्स जो है आभासी दुनिया है जिसमें आप अपने नाम से कैरेक्टर गढ़ सकते हैं, उन कैरेक्टर के साथ खेल सकते हैं, उन कैरेक्टर के साथ कविताएं लिख सकते हैं, उन कैरेक्टर के साथ आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो आभासी कैरेक्टर हैं क्या आपस में झगड़ा भी कर सकते हैं? आप सोचेंगे मशीन के रचे हुए कैरेक्टर कैसे झगड़ा कर सकते हैं? लेकिन आपको बताऊं 2024 में मेटावर्स में एक आभासी महिला कैरेक्टर ने एक आभासी महिला पुरुष कैरेक्टर पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया और ये एक कोर्ट में दर्ज भी हो गया। देखिए, मेटावर्स की दुनिया में हम जैसा जी रहे हैं वैसी वैसी नई नई चीज़ें भी होती जा रही है। लेकिन इस पूरी दुनिया में आगे आने वाले दौर में किस तरह के खतरे हमें झेलने हैं? पूरी तरह से हम लोग निर्भर हो जाएंगे एआई पे? मुझे लगता है हाँ, हम निर्भर होने जा रहे हैं। क्योंकि ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो निर्भर हो गए हैं, आगे भी होते जा रहे हैं। सृजन खत्म हो जाएगा, कागज कलम खत्म हो जाएगी, रोजगार खत्म हो जाएंगे। डीप फेक, आपका वीडियो इस तरह से दिखाया जाएगा जैसे आप ओरिजिनल हैं। रश्मिका मंदाना के केस में चूंकि उसने केस दर्ज किया तो पता चल गया। ऐसे कई मामले हैं जिसमें पता भी नहीं चलता है कि डीप फेक से बनाई गई वीडियो आपके चरित्र पर अंगुली भी उठा सकते हैं। ऐसे कई वीडियो असली और नकली का फर्क करने में भी मुश्किल होती है। कभी कभी जो साइबर फ्रॉड का उदाहरण देखते हैं, ये एआई का एक परिवर्धित और परिष्कृत उदाहरण है। आपका वीडियो, फोटो, आवाज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज, भाव भंगिमाएं इस तरह से इकट्ठा करके एक ऐसा वीडियो बनाएगा और वो उसको व्हाट्सअप वीडियो कॉल पे चलाकर आपके परिजन को कॉल करेगा और वो जो चाहेगा उससे बुलवाएगा। आपको लगेगा मेरा ओरिजिनल रिश्तेदार है या कोई और है। ये साइबर फ्रॉड की ठगी के कई सारे तरीके सामने आ रहे हैं। वो आवाज़ के पैटर्न को फॉलो करेगा, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के पैटर्न को फॉलो करेगा। ऐसे तो प्राइवेसी गायब हो जाएगी। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी प्राइवेसी किस हद तक खतरे में पड़ने वाली है। ऐसी प्राइवेसी जो जहां से एथिक्स भी गायब हो गया है। अभी आप देखते होंगे कई सारे वीडियो मजे लेने के लिए होते हैं, आनंद लेने के लिए होते हैं, लेकिन उनमें कितने बड़े एथिक्स का वायोलेशन छिपा हुआ है। नेताओं के वीडियोस, अभिनेताओं के वीडियोस, इन सारे वीडियोस में तमाम तरह के वायोलेशन हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ मन और शरीर भी थक रहा है। कंप्यूटर सिंड्रोम आ रहा है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आ रहा है, इंटरनेट एडिक्शन आ रहा है, सोशल मीडिया फोबिया आ रहा है, ऑनलाइन एंग्जाइटी आ रही है और सबसे बड़ा फोमो। हम क्या मिस करने वाले हैं? इस बड़ी क्रांति के दौर में मुझे लगता है आगे इंटरनेट पर कंटेंट की लड़ाई है। सबसे बड़ी चीज़ कंटेंट की लड़ाई है, क्योंकि इंटरनेट एक क्रूर व्यावसायिक माध्यम है जो कंटेंट के माध्यम से चलता है, व्यावसायिकता के माध्यम से चलता है। एआई आपको वो सब कुछ करके देता है जिसकी आपको ज़रूरत है। वो वैसे पैटर्न बना के देगा आपको जो आपको बेहतरीन विकल्प देता है, लेकिन आपको ये सोचना होगा क्या असली है क्या नकली है। कई बार समय सुझाव मन में आता है, मन में भी आता है कि क्या कहीं इस असली और नकली का फ़र्क कर सकते हैं, या आपको लगता है कि कहीं आपकी वीडियो का, फोटो का मिसयूज़ हुआ है या आपके किसी ऑडियो पैटर्न का मिसयूज़ हुआ है, तो निश्चित तौर पर आपको विजिलेंट होना होगा। क्योंकि आप सब लोग पत्रकार हैं, देश भर से आए हुए हैं। मुझे लगता है कि खबरों की लड़ाई के बीच हमें अपनी सृजन क्षमता को भी निर्धारित करना होगा। कहीं हमारी सृजन को चुराया तो नहीं जा रहा है, कहीं हमारे मन को तो नहीं चुराया जा रहा है, कहीं हमारी वीडियोस का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे टूल ऐसे हैं जिसका पता लगाया जा सकता है। एक वेबसाइट है siteengine.com, वहाँ आप जाके पता लगा सकते हैं कि असली है या नकली है। और अगर आपको लगता है कहीं आपके वीडियो या फोटो का गलत इस्तेमाल हुआ है तो आप stopnicc.org पे जाके शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, 1930 पे शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आपकी विजिलेंट होने पे होगा। मैं बड़े बड़े IAS IPS देखता हूँ, बड़े बड़े अधिकारी देखता हूँ जो साइबर फ्रॉड में आ जाते हैं, इंटरनेट अरेस्ट हो जाते हैं, घंटों इंटरनेट पर अरेस्ट होकर अपने पैसा गंवा देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपनी आंखें, नाक, कान, गला खुला नहीं रखते हैं। हमें विजिलेंट होने की ज़रूरत है। एआई की चुनौतियाँ बहुत हैं, एआई के खतरे भी बहुत हैं, लेकिन एआई भविष्य की पत्रकारिता का एक नया नमूना पेश करने वाला है। अगर हम इसे संभावना के तौर पे देखें तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। खतरे के तौर पे देखें तो आंख खुली रख के सिर्फ नज़र रखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है भविष्य की पत्रकारिता AIPT की होगी। भविष्य में सिर्फ एथिक्स बचा रहे,
तो मुझे लगता है पत्रकारिता बची रहेगी। ये हम सब लोगों के लिए सोचने और करने का विषय है। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता कुंजन आचार्य जी का।